हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका साइंस का सब्जेक्टिव है। आप लोग बार बार बोल रहे थे सब्जेक्टिव लाइए सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बना दिए हैं और वर्मा प्रेस वाला भी बना दिए हैं टोटल। तो आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। थोड़ा साइंस हार्ड है तो थोड़ा ध्यान से सुनिए इस बार। प्रकृति में साधारण नमक के 2 मुख्य स्रोतों की सूची बनाइए। 2 यौगिक के नाम बताइए जहाँ नमक को कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखो इसमें 2 है, 2 क्वेश्चन है इसमें। एक क्वेश्चन है नमक, साधारण नमक कहाँ से बनता है, और दूसरा क्वेश्चन है नमक का प्रयोग कौन कौन से पदार्थ को बनाने में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो पहला, नमक जो है कहाँ से प्राप्त होता है, सब कोई जानते हैं, समुद्री जल या झील का खारा पानी, यहाँ से नमक प्राप्त होता है। ये दोनों आप लिख सकते हैं। और दूसरा, 2 यौगिकों के नाम जिसमें नमक को कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक है बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला सोडा बोलते हैं। इसमें जो है नमक को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे गन्ना और चुकंदर से चीनी बनता है, तो गन्ना और चुकंदर चीनी का कच्चा माल हो गया। चलिए अब आगे चलिए, दूसरा क्वेश्चन। 30 तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव है, उसको नहीं देखे हैं देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद ये सब्जेक्टिव है, और बहुत सारे लोगों ने वर्मा प्रेस वाला देखा है 5 सेट, उसको भी आप देखिए। सब लेके चलना है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव साइंस में। कार्बन यौगिकों की संख्या अन्य सभी तत्वों द्वारा मिलाकर बनाए गए यौगिकों से अधिक है। 2 कारण बताइए क्यों कार्बन में सबसे अधिक तत्व पाया जाता है। पहला जो है, कार्बन यौगिकों में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन मतलब कार्बन जो है कार्बन के साथ या अन्य यौगिकों के साथ जो है क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। जैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ, कार्बन कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन यौगिकों में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। जैसे माला बनाते हैं हम लोग लगा लगा के, उसी तरह कार्बन के अणु मिल के जो है कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। दूसरा, कार्बन की चतुसंयोजकता का गुण। चतुसंयोजकता मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल भी बना सकता है, ये याद रखिएगा आप लोग। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल क्या बनेगा। एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, इस तरह भी होता है CH3CH2OH, इसी को तो लिखते हैं C2H5OH। इसमें बनता है KMnO4 डालिए, इसमें 2 ऑक्सीजन का दाम ये दान करेगा और बन जाएगा ये एथेनोइक अम्ल, जिसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं C2H5OH इथेनॉल, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, यही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। छाड़िए KMnO4 प्लस उष्मा, तो बन जाएगा CH3COOH प्लस H2O। इसका नाम है इथेनॉल, क्योंकि OH है तो एल्कोहल, ये COOH है तो एसिड, तो एथेनोइक एसिड। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो और एक इसी में क्वेश्चन है एक, इस अभिक्रिया में प्रयुक्त ऑक्सीकारक एजेंट माने कर्मक का नाम क्या है, तो ये है KMnO4। छाड़िए पोटेशियम परमैंगनेट अथवा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये क्षारीय है, ये है अम्लीय। नाम है KMnO4 का पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट नाम है K2Cr2O7 का। चलिए आगे चलते हैं। मध्यम क्रियाशीलता वाले एक धातु का नाम बताइए जो कम क्रियाशील है तथा सल्फाइड आयस्क से इस धातु को कैसे प्राप्त किया जाता है। देखो प्रकृति में जो है सोना और चांदी ही है जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, मतलब डायरेक्ट निकालो और यूज करो। लेकिन जो और भी धातु है, जैसे एल्युमिनियम निकालना है तो पहले बॉक्साइड आता है, उससे हम लोग सांद्रण करके उसको प्राप्त करते हैं। तो मध्यम क्रियाशील वाला धातु पहला जिंक है, जिसको जस्ता या जिंक या जस्ता बोल सकते हैं इसको। धातु के निष्कर्षण का चरण, जिंक कैसे प्राप्त किया जाता है, पहले अयस्क का सांद्रण होता है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है, फिर सांद्रित अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करते हैं, धातु के ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण और धातु का परिस्खलन शुद्धिकरण किया जाता है। चलिए आगे चलिए, 34 नंबर चलिए। ये आप अभिक्रिया लिख सकते हैं, सल्फाइड अयस्क जिंक ब्लेड ZnS प्लस O2 ZnO प्लस SO2, ये संतुलित किया है। उत्सर्जन क्या है, हम लोग सभी भोजन करते हैं, पाचन होता है, पाचन के बाद जो बच जाता है हानिकारक उपापचयी पदार्थ उसको शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। चाहे आप लोग यूरिन कीजिए या वो बाथरूम, ये सब है उत्सर्जन। देखिए यहाँ लिखा है, वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी पदार्थ, जैसे इसको नहीं भी लिख सकते हैं, यूरिया, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल का निष्कासन होता है, उसको बोलते हैं उत्सर्जन। एक कोश की जीव अपशिष्ट पदार्थ को हटाने के लिए विसरण की प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं। विसरण की क्रिया में अपशिष्ट पदार्थ
कोशिका झिल्ली से सीधे क्या होती है, बाहर निकल जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 35 नंबर, देखिए ध्यान से, इसको आप छोड़ नहीं सकते। ये मॉडल सेट है ऑफिशियल, झारखंड बोर्ड जो जारी किया है। इसमें क्वेश्चन आपका मिले या ना मिले, पढ़ना जरूरी है, और मिलेगा ही 5-6 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में। तो प्रत्येक के 2 कार्य, पहला वृषण, दूसरा अंडा से। तो वृषण जो है मनुष्य में, नर में जो है, मनुष्य नर में प्राथमिक जनन अंग है, ये शुक्राणु का निर्माण करता है। देखो यहाँ लिखा है शुक्राणु का निर्माण करता है और नर जनन हार्मोन का संश्लेषण करता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन। अगला अंडाशय का कार्य क्या है, ये मादा का प्राथमिक जनन अंग है और ये मासिक चक्र का नियमित करता है और मादा लैंगिक अंगों का विकास, ये भी हार्मोन निकालता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। मानव मादा प्रजनन तंत्र में प्लेसेंटा और फैलोपियन ट्यूब का कार्य बताइए। प्लेसेंटा क्या है, जैसे भ्रूण में बच्चा रहता है, उसको जो है माँ के रुधिर से जो पोषण मिलता है, एक नली होता है जो उसका नाभि से सटा होता है, यही नाभि को अपरा या प्लेसेंटा बोलते हैं, अपरा या प्लेसेंटा। इससे क्या होता है, पोषक पदार्थ लेता है, उसके बाद ऑक्सीजन लेता है। तो प्लेसेंटा का कार्य क्या है, प्लेसेंटा अपरा द्वारा भ्रूण को विकसित होने के लिए भोजन, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि आवश्यकता की पूर्ति मातृ से होता है। और दूसरा है फिलिपियन ट्यूब के कार्य क्या है, फिलिपियन ट्यूब का कार्य क्या है, मानव मादा में निषेचन होता है, तो अंडाशय को गर्भाशय तक पहुंचाना, अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाना और निषेचन में सहायक स्थान उपलब्ध कराना। चलिए आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें अपने वनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। अब वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार 2 कारक बताइए। वनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए, हम लोग सब जानते हैं, वन वर्षा लाने में सहायक है, वन पर्यावरण को संतुलित करता है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकता है, फल फूल जड़ी बूटी सब प्राप्त होता है, लाख गोंद, इसलिए वनों का संरक्षण करना चाहिए। तो देखिए, हमें अपने वनों का संरक्षण करना चाहिए क्योंकि वन मृदा तथा वातावरण की रक्षा करते हैं तथा गैसीय संतुलन को स्थापित करते हैं। वन वर्षा में सहायक है तथा जलवायु को अनुरक्षण करता है। वन महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन है, वे वन प्राणियों को शरण भी प्रदान करता है। जिम्मेदार कारण कौन है, कृषि गतिविधि। हम लोग खेत बना रहे हैं, जंगल काट काट के खेत बना रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, वन खत्म हो रहा है। आप लोग झूम खेती भी सुने होंगे, इसमें क्या करते हैं, पेड़ पौधे को काट के जला के उस हिस्से पे खेती करते हैं, उससे भी जंगल कम हो रहा है। दूसरा पशुधन, पशुओं को हम लोग चराते हैं, जंगल काट काट के वहाँ से पत्ता ये सब लाते हैं, तो इससे हो रहा है शहरीकरण। पेड़ पौधे को काटा जा रहा है, बहुउद्देशीय परियोजना, सड़क तड़क बना रहे हैं, तो उससे हो रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक चाइना डिश है, जैसे ही चाइना डिश है, यहाँ कॉपर सल्फेट है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड है, ये तो टूटेगा सिल्वर में और क्लोराइड में, ये संतुलित किया है इसलिए 2-2 आगे लगाया है। एक चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लिया जाता है और चाइना डिश को कुछ समय के लिए सूरज की रोशनी में रखा जाता है। इस मामले में आपका अवलोकन क्या होगा, इसमें शामिल रासायनिक प्रक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिखें, रासायनिक प्रतिक्रिया की पहचान करें। तो देखिए इसको क्या लिखेंगे, हम देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होता है, जैसे AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये टूटेगा सिल्वर में और क्लोराइड में सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में। ये एक अभिक्रिया जो है, ये तो अपघटन अभिक्रिया है या वियोजन, तो इसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं, क्योंकि टूट रहा है सिल्वर क्लोराइड सूर्य का प्रकाश में टूट रहा है, सिल्वर में और क्लोराइड में। देखिए आ गया, वियोजन अभिक्रिया को समझाइए। सबसे पहले संयोजन समझिए, संयोजन मतलब क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जल का निर्माण। ठीक इसके विपरीत होता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या करते हैं, इसमें एकल अभिकर्मक जो है टूट के 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, जैसे टूट भी सकता है 2 या 2 से अधिक, जुड़ भी सकता है 2 या 2 से अधिक ही। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के टूटने से 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसके मूल गुण पदार्थ के गुणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब बहुत प्रकार का आता है, पहले तापीय अपघटन, तो CaCO3 टूट गया CaO और CO2 में। वैद्युत अपघटन, पानी का टूटना, जल है, विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। आ सकता है यही सब उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन देगा साइंस में, दे देगा एग्जाम्पल, पूछेगा कौन सी अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, थोड़ा सोचने समझने वाला क्वेश्चन है, हार्ड लग रहा है, 2 बार 3 बार देखिए अपने इजी लगने लगेगा। क्रमशः तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और
सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो क्षार है, ये अम्ल है। दो परखनली ए और बी में नीला लिटमस विलियन डाला गया है। नीला लिटमस विलियन जो है क्षार का सूचक है। किस परखनली में रंग परिवर्तन होगा? देखो, नीला को अगर अम्ल में डालेंगे तो लाल हो जाएगा, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखो, परखनली ए में रंग में परिवर्तन होगा, रंग परिवर्तन लाल रंग, कारण अम्ल क्या करेगा? नीले लिटमस को लाल कर देगा। देखिए, सोचने समझने वाला क्वेश्चन था। चित्र की सहायता से साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाएं। पहले ये चित्र देखिए, ये है चित्र। साबुन जो कपड़ा साफ करता है ये अपमार्जक से अलग है। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, साबुन और अपमार्जक में अंतर, उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिसके दोनों सिरे के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। पहला होता है जल में घुलता एक सिरा, जल में विलय एक सिरे को जलरागी कहते हैं, तथा हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेता है कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूछ जो कि दूसरा सिरा है जल के बाहर होता है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसे अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है जिससे जल विरागी पूछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होता है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है क्योंकि तेलीय मेल मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाते हैं। मिसेल विलयन में क्लोराइड के रूप में बने होते हैं तथा आयन आयन विकर्षण के कारण ये अवक्षेपित नहीं होते। ये हार्ड है, थोड़ा बड़ा है, इसलिए हार्ड लग रहा है, यानी इसको याद करना है। इस प्रकार जो है क्या करता है? साबुन कपड़ा साफ करता है। साबुन और अपमार्जक में अंतर भी याद रखिएगा, और ये फिगर भी। साबुन जो है लंबी श्रृंखला के कार्बनिक अम्ल के सोडियम लवण है और अपमार्जक सल्फोनिक अम्ल है। साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता, माने नमकीन पानी में, जबकि अपमार्जक देता है। यही सब पढ़ना है इसमें। चलिए अब 40 नंबर आगे। मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चलता है कि लक्षण स्वतंत्र रूप से विरासत में मिलते हैं? देखिए, मेंडल ने प्रयोग किया था, पौधा लिया था मटर का, लंबा और बौना, लंबा और बौना, लंबा पेड़ बौना पेड़, और जब इसका संकरण किया तो सभी पेड़ लंबा आए। उसके बाद फिर संकरण किया तो कुछ लंबे आए कुछ बौने आए। इससे दो नियम देता है, एक पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है विसंयोजन का नियम। मेंडल ने अपने प्रयोग से मटर के पौधे के दो विकल्प जोड़े का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया। इसके लिए उन्होंने गोल बीज वाले लंबे पौधे एवं झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे के बीच संकरण कराया। तो प्रथम पीढ़ी, F1 पीढ़ी मतलब प्रथम पीढ़ी, F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे और गोल बीज वाले थे। इससे पता चलता है कि लंबाई तथा बीज का गोल आकार प्रभावी लक्षण है। F2 पीढ़ी में कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करते हैं, जैसे कुछ पौधे लंबे परंतु झुर्रीदार बीज वाले, जबकि कुछ पौधे बौने और गोल बीज वाले। ये मिक्स हो गया। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है मेंडल के द्विक संकरण क्रॉस से। उपयुक्त दोनों दशाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि लंबाई, बौनापन, बीजों का गोल होना अथवा झुर्रीदार होना परस्पर स्वतंत्र लक्षण है। ये स्वतंत्रतापूर्वक वंशानुगत होते हैं। वंशानुगत मतलब माता पिता से बच्चों में लक्षणों का ट्रांसफर होना। 41 नंबर देखिए, न्यूमेरिकल है। 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, मतलब 3 प्रतिरोध है, R1, R2, R3 के 3 प्रतिरोध एक परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि 15 ओम प्रतिरोध में विभव गिरावट, विभवांतर 3 वोल्ट है तो परिपथ में धारा 10 ओम प्रतिरोध में विभव गिरावट ज्ञात कीजिए। तो परिपथ में धारा और 10 ओम प्रतिरोधक, पहले 15 ओम में गिरावट है 3 वोल्ट, तो 10 ओम प्रतिरोध में कितना गिरावट होगा? तो 15 ओम प्रतिरोधक में गिरावट 3 वोल्ट दिया है, तो ओम के नियम से देखो V बराबर आई आर होता है, तो I बराबर V बटे आर होगा। तो V कितना है? 3 वोल्ट, और R है प्रतिरोध 15, 3 बटे 15 मतलब 3 का 3, 3 बटे 15 कटा दिए 1/5 मैंने 0.2 एम्पियर। तो 10 ओम प्रतिरोधक में विभव गिरावट 0.2 को प्रतिरोध है 10 ओम, 10 से गुना करेंगे तो आएगा 10 दूनी 20 मतलब 2 वोल्ट। बनाना है। चलिए अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी न्यूमेरिकल है, उसको नहीं बनाइएगा तो इसको बनाइए। 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रृंखला में जुड़े गए हैं। प्रतिरोधक श्रृंखला माने श्रेणी क्रम। संयोजन 30 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। परिपथ में एमीटर और वोल्टमीटर जुड़े हैं। एमीटर जो विद्युत धारा मापता है, वोल्टमीटर जो विभवांतर मापता है। सभी उपकरणों को उचित क्रम में जोड़ने वाले एक परिपथ आरेख बनाइए। 10 ओम प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह करके बना सकते हैं जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है।
और 10 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा V/R, V है विभवांतर 30 वोल्ट और R है 10, तो जोड़े तो कितना हुआ 3 एम्पियर, क्योंकि 10 ओम प्रतिरोध दिया था। अब 10 ओम प्रतिरोध में विभवांतर कितना होगा, 1 में 3 ओम तो 10 में 30 वोल्ट। ये फ्लेमिंग का नियम पढ़ना है। पहला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक द्वारा अनुभव किए गए बल की दिशा निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम दीजिए, विवरण उदाहरण सहित बताइए। यह है फ्लेमिंग का नियम। इसमें जो ये अंगूठा है ये विद्युत धारा की दिशा बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये विद्युत धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे प्रभाव अनुभव कर रहा है। देखो प्रयुक्त नियम का नाम फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, ये है तर्जनी, ये है तर्जनी, ये है मध्यमा, ये है अंगूठा, को इस प्रकार फैलाइए कि वे एक दूसरे पर लंबवत है, माने 90 डिग्री कोण। यदि तर्जनी क्षेत्र की दिशा मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा, तर्जनी मध्यमा धारा की दिशा प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करेगा। इसको पढ़ना है, कॉपी में एक बार लिख के समझ के आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, ये क्या होता है, असंतृप्त वसा से मतलब तेल से घी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसमें हाइड्रोजन का योग करते हैं निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, इसी को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। इसका प्रयोग तेल से घी बनाने में किया जाता है। चलिए अब आगे देखिए, साबुन और अपमार्जक वाला आ गया जो बोल रहे थे। उससे पहले ऑक्सीकरण अभिक्रिया देख लीजिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगा और हाइड्रोजन की कमी, उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन। आ गया साबुन और अपमार्जक में अंदर, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोनिक अम्लों के सोडियम लवण है, अपमार्जक लंबी श्रृंखला के सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण है। यह कठोर जल में कठिनाई से जाग देता है, यह कठोर जल में आसानी से जाग देता है। साइक्लोहेक्सेन की संरचना देखिए, साइक्लोहेक्सेन अलग है और बेंजीन अलग है। ई है बेंजीन, ई है बेंजीन, इसका सूत्र होता है C6H6, जबकि साइक्लोहेक्सेन थोड़ा अलग होता है। साइक्लोहेक्सेन इस तरह दिखता है सीधे, इसका पेट तटने चिरना, इसका सूत्र होता है C6H12। हो गया, इसको बना भी सकते हैं, इसको टेढ़ा बना दिया है, ये इस तरह इस तरह इस तरह, ये है कार्बन रहता है, यहाँ कार्बन रहता है, यहाँ कार्बन कार्बन कार्बन, ये कार्बन कार्बन 4 बॉन्ड, 3 1 4 3 1 4 2 3 4, यहाँ भी 3 1 4, यहाँ भी 3 1 4, यहाँ भी 3 1 4, C6H12, इसी को बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। और C6H6 रहता है बेंजीन, क्योंकि उसमें जैसे ये कार्बन है, जैसे ये कार्बन है, इसमें एक कार्बन छोड़ के एक में डबल बॉन्ड देते हैं। हो गया। हरे पौधे में पाए जाने वाले पोषण की प्रक्रिया की व्याख्या करें। हरे पेड़ पौधे क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए उसको सबपोषी पोषण बोलते हैं। हरे पेड़ पौधे में सबपोषी पोषण पाया जाता है, वह प्रकरण जिसमें सबपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित करने के रूप में प्रयोग करता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में होते हैं। सीधे याद रखना, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल और खनिज लवण द्वारा अपना भोजन बनाता है, इसी को बोलते हैं सबपोषी पोषण या प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रक्रिया के दौरान होने वाले घटक क्या होगा, तो सबसे पहले इसमें कच्चा पदार्थ क्या क्या प्रयोग होगा, पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, CO2, ये सब है। पराक्रम के दौरान क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है, उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। वायु में किसी माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल वायु में उसके मान की आधी हो जाती है। वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें। यह है प्रकाश का अपवर्तन का नियम। माध्यम में प्रकाश की चाल दिया है, क्या होगा, 1/2 गुना वायु में प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल C/2 है, तो 1/2 गुना C/2 करेंगे तो कटेगा ऊपर नीचे, 2 आंसर होगा। अब देखिए आगे क्या बोला है, अपवर्तनांक N1 के पदार्थ से बनी कांच की एक स्लैब को अपवर्तनांक N2 के माध्यम में रखा गया है। स्लैब पर एक प्रकाश किरण अपतित
होता है कांच के स्लैब से निकलने वाली प्रकाश किरणों का पथ बनाइए। 1 2 3 तीनों का पथ बनाना है। पहला है n1 ज़्यादा है n2 से, दूसरा n1 n2 बराबर है, तीसरा n1 से ज़्यादा n2 है, मतलब उधर झुक गया है। चलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1 2 क्वेश्चन है। ऋषभ अपने हथेली दिखाने के लिए हस्तरेखा विशेषक ज्योतिष के पास गया तो विशेषक किसका प्रयोग करेगा? तो विशेषक प्रयोग करेगा उत्तल लेंस का। देखो यहाँ सब दिया है। लेंस की प्रकृति उत्तल लेंस। हस्तरेखा विशेषक को लेंस को कहाँ रखना, पकड़ना चाहिए ताकि वस्तु वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बने। फोकस और वक्रता केंद्र 2f, मतलब फोकस f1 तथा वक्रता केंद्र 2f1 के बीच रखना चाहिए ताकि वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बने। तीसरा, यदि लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस है +10, हथेली से 5 सेंटीमीटर की दूरी u -5 सेंटीमीटर, तो क्या होगा? लेंस सूत्र से निकालना है। लेंस सूत्र से जब निकालेंगे v बराबर -10, प्रतिबिंब की स्थिति -10 दूर, आभासी तथा सीधा, आवर्धन m बराबर v/u होता है 2 आएगा 10/5। प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार का दोगुना होगा। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? तो घेंघा रोग से बचने के लिए आयोडीन गले में स्थित थायरॉक्सिन ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन के संश्लेषण में सहायक है। वजन में लगातार बहुत दिनों तक आयोडीन की कमी बने रहने पर थायरॉक्सिन ग्रंथि में सूजन आ जाती है जो बाहर से घेंघा या गाइटर के रूप में दिखाई पड़ती है। इतने कटी लिखना है। शरीर में तंत्रिका आवेग किस प्रकार यात्रा करता है? तंत्रिका आवेग विद्युत चालन प्रक्रिया के माध्यम से तंत्रिकाओं के भीतर यात्रा करता है। यह तब होता है जब तंत्रिका कोशिका झिल्ली में आयनों की गति से विद्युत संकेत बनाते हैं। ये संकेत फिर तंत्रिका तंतु के नीचे फैलते हैं जिसके परिणाम स्वरूप एक क्रिया उत्पन्न होती है जो अगले न्यूरॉन तक जाती है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बताए और उस पर निम्नलिखित को लेबल कीजिए। ये सब बताना है चारों। न्यूरॉन के भागों का नाम भी बताना है जहाँ सूचना प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से सूचना भरी जाती है। चलिए देखिए यहाँ दिया है, ये है न्यूरॉन का चित्र। इसको आप देख सकते हैं, वहाँ लेवल करने आएगा 5 को देके। चलिए अभी ये 5 का आंसर। जहाँ सूचना प्राप्त होती है न्यूरॉन का नाम क्या है? दुम्रिका, जिसको डेंड्राइड बोलते हैं। चलिए अब आगे। जिसके माध्यम से सूचना विद्युत आवेग के रूप में यात्रा करती है उसको बोलते हैं तंत्रिका एक्सॉन। जहाँ पर आवेग को आगे संचरण के लिए रासायनिक संकेत में परिवर्तित किया जाता है उसको बोलते हैं सिनेप्स। और लास्ट क्वेश्चन है न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तंत्रिका पेशी संधि को परिभाषित करें। तंत्रिका पेशी संधि क्या है? तंत्रिका पेशी संधि यह एक विशिष्ट सिनेप्स है जो निचले प्रेरक न्यूरॉन को डिस्टल एक्सॉन को लक्ष्य कंकाल मांसपेशी फाइबर से जोड़ता है, जिससे मांसपेशी संकुचन के कुशल और प्रभावी न्यूरोलर नियंत्रण को अनुमति मिलती है। ठीक है, थैंक यू। आपका हो गया सेट 1। सेट 1 थोड़ा हार्ड लगा है। सेट 2 3 4 5 सब इजी है। सेट 1 अभी ऑफिशियल है, इसलिए इस बार थोड़ा हार्ड बना दिया है। तो हार्ड बनाया है तो आपको उतना